नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले एक घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं मुंबई से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल ड्रग्स तस्करी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुंबई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी नार्कोटिक सेल की दरअसल छापेमारी। अंधेरी से 18 किलो केटामाइन ड्रग्स बरामद किया गया है। इसके साथ साथ टीम ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है जो ड्रग्स जब्त की गई है उसकी मार्केट की कीमत 8 करोड़ रुपए है। बड़ा एक्शन यहां पर ड्रग्स के खिलाफ। मुंबई से खबर, पुलिस की यह कार्रवाई एंटी नार्कोटिक्स मेल की दरअसल ये छापेमारी हुई है। अंधेरी से 18 किलो केटामाइन ड्रग्स को बरामद किया गया है। साथ ही 2 तस्कर जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं वो भी टीम के हत्थे चढ़ गए। 8 करोड़ की कीमत के ड्रग्स को टीम ने जब्त किया है। एंटी नार्कोटिक्स की ड्रग्स के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुंबई में 8 करोड़ की कीमत की 18 किलो ये ड्रग्स बरामद की गई है। वहीं दिल्ली से भी कुछ ऐसी खबर आई है जहां पर ड्रग्स की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सीआईएसएफ ने 2 किलो 390 ग्राम ड्रग्स को जब्त किया है। लगभग 4.25 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो बरामद हुई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। सीआईएसएफ की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर, दिल्ली में ड्रग्स पर बड़ा एक्शन। करीब 4.25 करोड़ रुपए की ड्रग्स को बरामद किया गया है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। और संभल गोदाम हादसे पर बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। मलबे से अब तक 11 लोगों को बचा भी लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। कल कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से यह हादसा हुआ था जिसमें कई मजदूर दब गए थे। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। अभी भी आपको बता दें कि लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। बातचीत हो रही है और अभी हमारी टीम्स लगातार ही ऑपरेट कर रही हैं। और एक हम लोग के लिए मेजर चैलेंज जो था वो उसका स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर को सेफली आउट किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। कैजुअलिटी जैसा मैंने बताया टोटल 8 लोगों की डेथ हो गई, 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। टोटल 19 की संख्या थी, 19 में से 8 की डेथ हुई। बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस का राहुल गांधी को नोटिस मिला है। राहुल के बयान पर इसमें जवाब मांगा गया है। राहुल ने दरअसल महिला उत्पीड़न की बात कही थी। पुलिस ने अब पीड़ितों की जानकारी राहुल से मांगी है। महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया गया था। श्रीनगर में राहुल ने इस तरीके का बयान दिया था। राहुल ने अब दिल्ली पुलिस का नोटिस रिसीव किया है और इसमें नोटिस में बाकायदा पीड़ितों की जानकारी दिल्ली पुलिस ने मांगी है। दरअसल ये पूरा मामला महिला उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। राहुल ने महिला उत्पीड़न की बात की थी और उसी को लेकर पीड़ितों की जानकारी इस नोटिस के जरिए राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस ने मांगी है। साथ ही राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा और इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि विदेश में देश की जनता का अपमान किया गया है। राहुल के बयान से देश की जनता में आक्रोश है। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। आपको बता दें कि राहुल के लंदन में दिए गए बयान को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक है। जेपी नड्डा का कहना है कि देश का अपमान राहुल गांधी ने किया है, लिहाजा राहुल को माफी देश से मांगनी चाहिए। मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूलकिट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं।
वहीं नड्डा के इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने नड्डा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को वो राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। खुद ही वो पहले से एंटी नेशनल है। तो आजादी के वक्त भी उन्होंने कभी देश को आजादी दिलाने में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात जेडीए के एक्शन की करते हैं। जयपुर में जेडीए परिवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 4 अलग अलग जगहों पर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। जेडीए जोन 14 के मांडिया की ढाड़ी बिलवा में भी एक कार्रवाई की गई। कृषि भूमि पर दरअसल अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी जिसको ध्वस्त कर दिया गया। वाटिका बासडोली में भी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने का काम जेडीए ने किया है। करीब 5 बीघा कृषि भूमि पर यह कॉलोनी अवैध रूप से बसाई जा रही थी। इकोलॉजिकल क्षेत्र में लुड़िया आवास में भी कॉलोनी बसाई जा रही थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया, उखाड़ फेंका गया। ये देखिए किस तरह से अतिक्रमण मुक्त उस रास्ते को कर दिया गया है। करीब 3 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिशें अब विफल हो गई हैं। रोपाड़ा गांव में भी कनक बिहार नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी जिस पर बुलडोजर चला है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने ये जानकारी दी है। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, बड़ा एक्शन जेडीए की तरफ से 4 जगह पर। मनु, देखिए, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज 4 अलग अलग स्थानों के ऊपर जो अवैध कॉलोनियां हैं उन्हें ध्वस्त किया है। आप ये तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, बीलवा के अंदर इस जो कॉलोनी के अंदर 5 अवैध जो फ्लैट बनाए गए थे, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने उन अवैध जो फ्लैट्स हैं, जो विला बनाए जा रहे थे, उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं जो दूसरी जो कार्रवाई की गई है, वाटिका जो बाजडोली गांव है, वहां पर जो कृषि भूमि बताई जा रही थी, करीब 5 बीघा जो कृषि भूमि है, इसके ऊपर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। ग्रेवल सड़क, बाउंड्री वाल का जो निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसे ध्वस्त कर दिया है। वहीं जो तीसरी जो कार्रवाई की गई है इकोलॉजिकल जोन में, जिसमें किसी भी तरीके का जो निर्माण है उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उस ऐसे क्षेत्र के अंदर जो कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जेडीए को जैसे ही अवैध कॉलोनी के बारे में जानकारी मिली तो जेडीए की टीम ने आज यहाँ पर भी जो लूनियावास, जो रोपाड़ा गांव है, यहाँ पर कार्रवाई करते हुए इन 2 स्थानों के ऊपर करीब 7 बीघा जो कृषि भूमि है, इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए ये जो रोशन, हालांकि हमने कल देखा था कि जबरदस्त विरोध का सामना भी जेडीए की टीम को करना पड़ा था। इसके मद्देनजर यहाँ पर क्या एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था जेडीए की तरफ से, पुलिस, क्या प्रशासन वहां पर मौजूद रहा और क्या किसी तरह का विरोध यहाँ पर आज देखने को मिला है? देखिए, जेडीए की खुद की जो प्रवर्तन विंग है, इसके अलावा जेडीए जिस भी इलाके में कार्रवाई करता है वहाँ के जो स्थानीय थाना, स्थानीय पुलिस है, उसकी मदद से वहाँ पर कार्रवाई करता है। कल भी इसी तरीके से जेडीए की सूझबूझ जो जिस तरीके से जेडीए को कार्रवाई का विरोध का सामना करना पड़ा, तुरंत मौके के ऊपर अग्निशमन दल और जो अतिरिक्त पुलिस जाब्ता है वो मौके पर पहुंच गया। जो जिस तरीके का अग्निकांड जो देखने को मिला, उसको समय रहते हुए उसके ऊपर काबू पा लिया, उसके बाद में कार्रवाई की गई थी। कुल मिलाकर मनु, आज भी जो कार्रवाई की गई है, ऐसे में जेडीए जो प्रवर्तन दस्ते के जो पूरी बिल्कुल रोशन, यानी कुल मिलाकर आज किसी तरह का विरोध का सामना जेडीए की टीम को नहीं करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर कोटा से है जहां पर बिजली विभाग ने मरीजों की परवाह किए बगैर सरकारी अस्पताल की लाइन काट दी। बिजली कटने से भर्ती मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आनन फानन में अस्पताल के फ्रिज में रखी गई वैक्सीन और दवाइयों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया। वहीं आपातकालीन सेवा के लिए आए मरीजों को गेट से फिर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि सुकेत कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली विभाग का तकरीबन 8,88,000 बिल बकाया है, जिसकी वसूली के लिए आई टीम ने आधी रात को बिजली काट दी। करीब 11 घंटे लगातार गुजारिश और बिल जमा करने के आश्वासन के बाद अस्पताल को बिजली सप्लाई की गई। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही जाहिर तौर पर कही जा सकती है। सरकारी अस्पताल की अचानक आधी रात को लाइट काट दी गई। 11 घंटे बाद फिर से लाइन को जोड़ा गया। दरअसल बकाया बिल था इस सरकारी अस्पताल पर और ऐसे में ये
एक्शन बिजली विभाग की तरफ से लिया गया है, लेकिन ये एक्शन ना कहा के इसे अगर लापरवाही कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से कुछ मरीज जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उनका चल रहा होता है, ऐसे में बिजली सप्लाई बेहद जरूरी हो जाती है। और आपातकालीन सेवा के लिए जो मरीज थे उनके लिए काफी मुश्किलें यहाँ पर देखने को मिली है। जो वैक्सीन फ्रिज में रखी गई थी वो उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा, तो एक तरह का आनंद फानंद का पूरा माहौल रात भर यहाँ पर बना रहा। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, सरकारी अस्पताल का बकाया बिल था, मान लिया जाए, लेकिन आखिरकार उनकी लापरवाही का खामियाजा मरीजों को क्यों भुगतना पड़े? क्या बिजली विभाग को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था? ये कदम उनका जानलेवा भी साबित हो सकता था। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो है अस्पताल जो इंचार्ज ही नहीं बल्कि पूरा स्टाफ है, उनके कार्यप्रणाली पे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे कि आखिर कई दिनों से, लंबे समय से जब बिल पेंडिंग पड़ा था तो क्या अस्पताल प्रशासन इस मामले में गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा था? हालांकि सीएमएचओ से हमारी इस मामले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये स्थानीय स्तर के प्रशासन द्वारा जो है, जो अस्पताल प्रशासन है उनकी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल 11 घंटे बाद में अस्पताल में जो है बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू कर दी, लेकिन कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उस दौरान कई न केवल जो बड़ी कीमत की वैक्सीन थी उसको जो है शिफ्ट किया गया, बल्कि जो गर्भवती महिला सहित अन्य जो मरीज थी उनको शिफ्टिंग करने का कार्य किया गया और उनकी जान सांसत में आ गई। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा, कहीं बड़ा हादसा हो सकता था इन पे। हालांकि समझाइश के बाद 11-12 घंटे बाद में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू कर दी, लेकिन इस तरह की घटनाएं कोई ये कोटा में पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार बिजली गुल होने से कई मरीजों की जो है, देखिए दूसरी विभाग की आप बिजली काट दे तभी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी सेवा चलती है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मरीजों की जान पर भी बन सकती थी। क्या दूसरा तरीका यहाँ पर बिजली विभाग नहीं अपना सकता था? आपने क्या बिजली विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछा? क्या उनका पक्ष है? देखिए बिजली विभाग लंबे समय से कई बार समझाइश के बाद इस अस्पताल प्रशासन की बातों को मान लिया करता है और बिजली विभाग का कहना है कि हम कई बार समझाइश करने के बाद ये लगातार लापरवाही कर रहे थे। करीब 8 से 9 लाख रुपए का बिल बकाया होने के बाद में इन्होंने इस तरह का कदम, हालांकि कुछ 10-12 घंटे बाद बिजली गुल होने के बाद में हालांकि फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया, लेकिन बिजली विभाग की भी कहीं न कहीं उनकी कार्य प्रणाली पे भी सवाल खड़े होते हैं कि कोई बिल्कुल बिजली विभाग की भी लापरवाही और जाहिर तौर पर अस्पताल प्रशासन से भी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्यों उन्होंने इतना बड़ी राशि में जो बिजली बिल है वो बकाया रखा। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पोखरण से लेते हैं, जहां पर 80 साल की बुजुर्ग का दूसरे दिन भी अनशन जारी है। बताया जा रहा है कि हाल ही में खेत सिंह भुट्टो की दुकान में चोरी हुई थी। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बाद मामले में खानापूर्ति की। तो 80 साल के बुजुर्ग का अनशन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। दरअसल उनकी दुकान में चोरी का मामला सामने आया और कार्रवाई के तौर पर खानापूर्ति पुलिस की तरफ से, जिसको लेकर गुस्सा यहां पर बुजुर्ग जता रहे हैं। ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं दरअसल 80 साल के बुजुर्ग हैं। पोखरण में दूसरे दिन भी अनशन उनका लगातार जारी है। हाल ही में खेत सिंह भुट्टो जो अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी दुकान में चोरी हो गई थी और उनका सीधा आरोप पुलिस पर है कि उन्होंने शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के तौर पर सिर्फ खानापूर्ति पुलिस करने में लगी रही और ऐसे में नाराज होकर अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अनशन का सहारा यहां पर 80 साल के बुजुर्ग ने लिया है। सावल दान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सावल दान, इस उम्र में आमरण अनशन। देखिए मनु, साफ तौर से देखा जाए तो ये पूरा मामला रामदरा थाना क्षेत्र का है और बुजुर्ग के बेटे की दुकान है किराने की, उसमें चोरी की वारदात के बाद पुलिस द्वारा आरोपी को समय पर गिरफ्तार नहीं करे को लेकर आक्रोश के लेकर अनशन पर बैठा है। मनु, लेकिन अब तो दूसरा दिन आ गया है, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें हो सकती हैं। पुलिस ने कोई सुध ली अब तक? देखिए पुलिस जो रामदरा एसएचओ है दलपत सिंह चौधरी से बात की, उन्होंने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार किया है, माल भी बरामद कर दिया है, लेकिन जो बुजुर्ग है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे में कुछ लोग और शामिल हैं, उस बात की पुलिस शिनाख्त नहीं कर पा रही और पुलिस उसकी पुष्टि नहीं करी। उन लोगों को गिरफ्तार करो। पुलिस बार बार बुजुर्ग से अनशन को लेकर उन्होंने अपील की है कि पुलिस कार्रवाई को लेकर आपको संतुष्ट करेगी, लेकिन बुजुर्ग अपनी जिद पर अड़कर भी अनशन पर बैठ गए। मनु, सावल कितना वक्त हो चुका है इस चोरी के मामले को सामने आने के बाद? देखिए ये 27/12/2022 की रात्रि की घटना है और 2 फरवरी को 2023 को मामला पुलिस ने दर्ज कर दिया था। पुलिस इस प्रकरण की जांच करते हुए आरोपियों की पहले शिनाख्त की गई। शिनाख्त के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे माल भी बरामद किया
और लगातार जो बुजुर्ग है 80 वर्ष के, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई आरोपी को, दूसरे बच्चे आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और जो वर्तमान में 80 साल के बुजुर्ग है उनको की ढाणी में। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। दलपत सिंह चौधरी SHO हमारे साथ रामदेवरा के जुड़ गए हैं। दलपत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी दलपत जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी मैम आपकी आवाज। बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। दरअसल आमना अनशन कर रहे हैं 80 साल के बुजुर्ग, और 2022 में उनकी दुकान पर चोरी हो गई थी। वो मांग कर रहे हैं कि सभी आरोपियों को आपने पकड़ा नहीं है और उनको पकड़ा जाना चाहिए। तो आप 22 से लेकर 23 आ चुकी है। मैडम, मुकदमा 2 जनवरी को दर्ज हुआ, 2023 में 2 जनवरी को दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद में हम लोगों ने जो BTS लिया, लोकेशंस का पता किया, CCTV फुटेज खंगाले, और उसके बाद एक जो संदिग्ध लड़का था, व्यक्ति था, उस पर हमने नजर रखी। तो उसने कहा कि वो सामान बेचना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो चोरी किया हुआ सामान है। तो ये पता करके उसको अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की मैम। नहीं, लेकिन दलपत जी, यहाँ पर तो बुजुर्ग कह रहे हैं ना कि और भी आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी आप नहीं कर पाए। कई महीने बीत चुके हैं शिकायत, अगर आप कह रहे हैं कि चलिए शिकायत 2023 में जब दर्ज हुई थी। मैडम जी, मैं यूं कह रहा हूं कि अगर मुलजिम एक ही है तो एक ही गिरफ्तार होगा, एक से अधिक है ही नहीं मुलजिम, तो हम कहां से गिरफ्तार करें मैम? एक ही मुलजिम था। बुजुर्ग तो CCTV का हवाला दे रहे हैं, तो क्या आपको CCTV में कोई और शख्स नजर नहीं आया? CCTV में मैडम मोटरसाइकिल पे जाते हुए, ये रामदेवरा धार्मिक स्थान है, या रात भर भी लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे आते जाते रहते हैं, तो वो एक उनको मोटरसाइकिल पर जाते हुए देख करके उन पे ये इल्जाम लगा रहे कि भाई वो चोरी की होगी, जबकि जो चोर स्वीकार कर रहा है कि मैंने खुद ने अकेले ने जा करके और शटर ऊंचा करके मैंने चोरी की है, और उसके पास से माल भी रिकवर कर लिया गया है मैम। तो दलपत जी, जब आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही शख्स इस पूरी चोरी की घटना में इन्वॉल्व था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, सामान भी बरामद हो चुका है, तो बुजुर्ग फिर आखिरकार आप लोगों पे खानोपूर्ति का आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपका इस पर पक्ष। दूसरा सवाल ये कि अगर ये सब कुछ इतना क्लियर हो चुका है, तो फिर बुजुर्ग को आप क्यों नहीं समझा पाए? मैडम, मैं अभी जा रहा हूँ, वो घर पे बैठे हैं, तो आज मैं जाकर के उनसे गुजारिश करूंगा कि मैंने जो है फिर अनुसंधान किया, और इसके बावजूद भी अगर उनको किसी तरह का कोई शक शुबह है तो वो किसी और अधिकारी से भी अनुसंधान करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि मैंने फिर अनुसंधान किया मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सावधान हमारे संवाददाता भी इस पर बने हुए हैं। सावधान, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। मैंने हुआ चोरी हुई ना, कोई पुलिस कार्रवाई की नहीं, को नहीं, आज हम धरने में हूँ। इनको प्रशासन की तरफ से कोई भी आश्वासन या कोई सूचना नहीं दी गई, इसलिए खेत सिंह जी भुट्टो साहब आमरण अनशन पर बैठे हैं, और इनकी रोजी रोटी उस दुकान पर ही चलती है, बाकी इनका कोई चारा नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है। मैं भी इनके साथ हूँ, आमरण अनशन पर नहीं हूँ, लेकिन मेरा साथ है। मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका है और माल भी रिकवर किया जा चुका है। और अगर आप मेरी जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अन्य आईओ से, अन्य अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से जांच करवा सकते हैं, लेकिन पुलिस रामदेवरा की तरफ से पूरा जी जान से प्रयास करके मुलजिम की गिरफ्तारी और सामान की रिकवरी की गई है। जो अभी तक के अनुसंधान में यही पाया गया है कि एक ही चोर था जिसने वो चोरी की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोखरण पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बावरिया गैंग के मुख्य सदस्य महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 42 तोला सोने के साथ पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने महिला आरोपी को कार के साथ जब्त उसे पकड़ा, और आपको बता दें कि आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फरार चल रहे आरोपी की भी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी, एक महिला आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। अथक प्रयास करते हुए फुलेरा कस्बे में गिरफ्तारी का प्रयास उसके आसपास किया गया, तो जो श्रीमती अभियुक्ता लक्ष्मी देवी इस खुद ही गाड़ी चलाना जानती है, अकेली थी, उस गाड़ी को लेकर चल पड़ी। 50 किलोमीटर तक टीम ने पीछा किया, बहुत तेज गति से इसने गाड़ी चलाई, दस्तयाब किया इसको। तो जाहिर तौर पर पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। सावधान हमारे संवाददाता एक बार फिर इस खबर पर जुड़ गए हैं। सावल, बावरिया गैंग की मुख्य सदस्य महिला थी, गिरफ्तार हुई, अब उसके जरिए किन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश होगी? पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए मनु, साफ तौर से देखा जाए, पोखरण पुलिस ने 2023 की सबसे बड़ी नक्सली का पर्दाफाश कर दिया और बावरिया गैंग की मुख्य सरगना लक्ष्मा देवी नाम की महिला को गिरफ्तार कर दिया गया, और उसके साथ से
एक ब्रिजा गाड़ी को भी जब्त किया है। जैसलमेर के एसपी भंवर सिंह नाथावत के विशेष सुपर जोन में ये बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और पुलिस लगातार महिला से पूछताछ कर रही है। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 42 तोला सोना आभूषण लेके ये फरार हुई है, वो बरामदगी की पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और जो फरार आरोपी है उनको गिरफ्तार को लेकर पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। मनु, शुक्रिया सावलदान तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 42 जो तोला सोना है उस तक पहुंचने की कोशिश, इसके साथ साथ इसके साथी सदस्यों तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। और दौसा से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर सिकराय में देर रात टॉवर पर चढ़कर युवक ने जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा किया। 6 घंटे तक देर रात टॉवर पर चढ़कर ड्रामा ये युवक करता रहा। दरअसल बताया जा रहा है कि शराब के नशे में था ये युवक और टॉवर पर चढ़ गया। 6 घंटे तक समझाइश चली। आधी रात को तहसीलदार पहुंचे, डीएसपी पहुंचे। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार इस युवक को टॉवर से उतारा गया। पुलिस ने शांति भंग करने की धारा में इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात कोटा की, जहां पर पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हो रहे कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से पहले ही गुटबाजी सामने आई है। कार्यक्रम निवर्तमान देहात जिला अध्यक्ष सरोज मीणा द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसको पीपलदा ब्लॉक अध्यक्ष ने निजी कार्यक्रम बताते हुए सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट भी डाला है। जिसके बाद देहात जिलाध्यक्ष सरोज ने पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा पर निशाना साधा। सरोज ने कहा कि विधायक ने पार्टी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर रख दिया है। मेरे सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन व बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से अपील है कि कांग्रेस का जो काम करते हैं वो सभी इसमें इनवाइट हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि हमारे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए कुछ लोग कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष रमेश जी नागर, उन्होंने एक पोस्ट डालकर डाली है कि इसमें कोई नहीं आया, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है। क्या देहात जिला कांग्रेस कमेटी इस कार्यक्रम को कर रही है तो व्यक्तिगत कार्यक्रम कैसे हो सकता है? तमाम कार्यकर्ताओं का एक ये होली मिलन समारोह और हाथ साथ जोड़ो अभियान का प्रोग्राम 17 तारीख को रखा गया। इसमें कांग्रेस मजबूत होगी और हमारी जो 4 साल की सरकार ने जो काम किए जनता के बीच में, वो कार्यकर्ताओं के समक्ष रखे जाएंगे और जनता को हम बताएंगे कि कांग्रेस सरकार ने जनहित के कितने काम किए हैं। सीकर से बड़ी खबर है, जहां पर गैस से भरा टैंकर पलट गया। गैस लीकेज की खबर से हड़कंप मचा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचे कर लोगों को वहां से हटाया है और हादसे में घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि गैस रिसाव नहीं होने पर राहत की सांस जरूर प्रशासन ने ली है। आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रही कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय से ये खबर। दरअसल आरपीएससी पेपर लीक में फरार आरोपी पर अब 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा पर इनाम घोषित किया गया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये इनाम घोषित किया। 1 लाख रुपए का इनाम आरोपी पर घोषित किया गया है। आपको याद होगा कि शेर सिंह मीणा से जुड़े हुए उसके करीबी शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। माना जा रहा था कि पूछताछ में कुछ अहम निकलेगा जिससे कि शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी संभव होगी, लेकिन अब यहां पर पूछताछ में जाहिर तौर पर कुछ बड़ा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा पर 1 लाख का इनाम घोषित पुलिस ने कर दिया है। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत, संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग।
देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जहां दुनिया भर में पेड़ काटे जा रहे हैं, वहीं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में एक ऐसी महिला है जिसने संकल्प लिया है कि वह अपने प्रिय जंगल का ऐसा हश्र कभी नहीं होने देंगी। देखने में तो वह गांव की साधारण महिला की तरह लगती हैं, पर 40 महिलाओं के सहयोग के साथ अपने आसपास के 250 एकड़ जंगल को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया है और वह अपनी इस जिम्मेदारी को पिछले 13 वर्ष से बखूबी निभा रही हैं। कंडोनी सोरेन, जिन्हें जंगल की शेरनी के नाम से जाना जाता है, 40 महिलाओं के साथ मिलकर यह समूह जंगल में पारंपरिक हथियारों से लैस नियमित पहरा लगाता है ताकि उनकी प्राकृतिक विरासत लालची टिम्बर माफिया की पहुंच से बाहर रहे। 2010 से हम लोग शुरुआत किए, एक टीम बनाए और हम लोग का पेड़ पौधे बचाने का एक मुहिम चला है। रास्ते में तो बहुत तरह तरह की दिक्कत और चुनौती का सामना करना पड़ता है। अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ऐसा संरक्षण कार्य करना कोई आसान बात नहीं है। वह सुनिश्चित करती थी कि उसकी टीम के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो और पानी की जरूरत को प्राकृतिक साधनों से पूरा करती थी। इसके अलावा वह 10,000 से अधिक पेड़ लगाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। आज के समय में वह युवा पीढ़ी को कमान संभालने के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं, जो अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद उत्सुक और तत्पर है। कंडोनी सोरेन जैसे लोग ही यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वार्थी और संकीर्ण प्रवृत्तियों की जीत न हो पाए और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं। तो देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है।